हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं सितंबर मंथ का 7th सेशन, जिसमें हम न्यूज़पेपर की एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। प्रीवियस 44 टॉपिक हम प्रीवियस 6 सेशन में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे पोषण अभियान के बारे में, देन हम देखेंगे लेजेनोलिसिस डिसीज़ के बारे में, देन हम देखेंगे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में, देन हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मार्तंड सन टेम्पल के बारे में, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम नैगेर्नो कैरवेक रीजन के बारे में चर्चा करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पोषण अभियान के बारे में है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है कि ये कोशिश करता है न्यूट्रिशनल आउटकम को इम्प्रूव करने का फॉर चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर के लिए। ये लॉन्च किया गया था 2018 में और इसके जो स्पेसिफिक टारगेट हैं 2025 तक के लिए हैं। साथ ही साथ ये टारगेट करता है 0 से 6 साल तक के बच्चों में स्टंटिंग कम करना 38.4 से 30% तक बाय 2025। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है सी, फर्स्ट ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग है, क्योंकि जो इसमें जो 2025 की बात की गई है वह 2025 तक नहीं बल्कि 22 तक ये इसके जो टारगेट्स हैं। इसके अलावा इसमें जो स्टंटिंग का जो टारगेट है 30%, ये 30% ना होकर 25% है बाय 2025 नहीं बल्कि 2022 तक। इसके बाद इसके बारे में कुछ अदर फैक्ट्स देख लेते हैं। ये लॉन्च की गई थी 2018 में और इसके जो टारगेट हैं 2022 तक। ये एम करती है रिड्यूस स्टंटिंग एंड वेस्टिंग पर ईयर कितना घटाना है इसमें 2%, तो टोटल कितना 2022 तक 6% रिड्यूस करना है। इसके अलावा जो एनीमिया का जो टारगेट है वह 2% ना होकर 3% है, इसके पर ईयर इनको रिड्यूस करना है एनीमिया, एंड टोटल 9% 2022 तक किसके बीच में, चिल्ड्रंस, एडोलसेंट गर्ल्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स के बीच में। और इसने जो टारगेट रखा है स्टंटिंग के लिए, जो 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनमें स्टंटिंग कम करना है, जो कि अभी 38.4% पर है, उसे हमें लेकर रहना है 25% तक बाय 2022 तक। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजेनोलिसिस के बारे में। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि लेजेनोलिसिस WHO के अनुसार ये एक निमोनिया लाइक डिसीज़ है जो कि माइल्ड से फैटल तक हो सकती है। सेकंड में कहा गया है कि ये टिपिकली स्प्रेड होती है बाय द इनहेलेशन ऑफ द कंटेमिनेटेड एयरसोल्स एंड कंटेमिनेटेड वाटर। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आइए देखते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। अभी अर्जेंटीना में एक मिस्टीरियस निमोनिया आउटब्रेक हुआ जिसने 11 पीपल को इन्फेक्ट किया और जिसको फाइनली लेजेनोलिसिस डिसीज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया बाय द कंट्री, अर्जेंटीना की हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। WHO ने इसके बारे में कहा कि लेजेनोलिसिस एक निमोनिया लाइक इलनेस है जो कि आपकी माइल्ड से आपकी फैटल तक हो सकती है, और ये जो डिसीज़ है टिपिकली स्प्रेड होती है इनहेलेशन ऑफ द कंटेमिनेटेड जो एयरसोल होते हैं, कंटेमिनेटेड जो वाटर होते हैं उसके थ्रू, जैसे हमारी एयर कंडीशनर और कूलिंग जो डिवाइसेस हैं उनके थ्रू इसका इनहेलेशन, जो एयरसोल का इनहेलेशन होता है उसके द्वारा ये स्प्रेड होता है। साथ ही साथ इसमें जो डायरेक्ट ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है वह इसके द्वारा अभी तक ऐसा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया गया है अकॉर्डिंग टू द WHO। तो ये था लेजेनोलिसिस के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। इसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये एक मेथड है फार्मिंग का जिसमें ग्रो एंड हार्वेस्टिंग की जो कॉस्ट होती है प्लांट की वो 0 होती है। सेकेंड में कहा गया है कि जो जीवामृत है वो होता है मिक्स्ड ऑफ देसी काऊ डंग एंड यूरिन, वाटर, बर्न सॉइल एंड लाइम का। एंड थर्ड में कहा गया है जो अभी हम कृषि करते हैं उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को रिक्वायर होती है ओनली 10% वाटर एंड 10% इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। आइए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें फर्स्ट एंड जो थर्ड स्टेटमेंट दिए गए हैं वे करेक्ट हैं, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट इसमें दिया गया है कि ये मिक्स ऑफ देसी काऊ डंग
एंड यूरिन, वाटर एंड बर्न सॉइल एंड लाइम होता है, ये जीवामृत नहीं बल्कि बीजामृत होता है। इसके जो 4 व्हील हैं उसमें से जो सेकंड है वह है बीजामृत। तो ये जो जिसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया गया है वह बीजामृत के बारे में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। यह एक मेथड है फार्मिंग का जिसमें ग्रो और हार्वेस्टिंग की कॉस्ट जीरो आती है। इसका मतलब यह है कि जो फार्मर को है वो फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड परचेज करने की इसमें ज़रूरत नहीं होती फॉर द क्रॉप्स की हेल्थी ग्रोथ के लिए। इसमें जो बेसिकली है नेचुरल फार्मिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम यूज करते हैं बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड्स का इंस्टेड ऑफ केमिकल वेस्ट फर्टिलाइज़र के। इसमें फार्मर यूज करते हैं अर्थफॉर्म, काउडंग, यूरिन, प्लांट जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उस तरीके के बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का फॉर द क्रॉप के प्रोटेक्शन के लिए, और जो कि फार्मर्स के जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिड्यूस कर देता है और जो सॉइल की डिग्रेडेशन को रोकने में भी मदद करता है। अब देख लेते हैं इसके जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है उसके 4 व्हील्स हैं उसके बारे में। इसके 4 व्हील्स हैं, फर्स्ट है जीवामृत, देन सेकंड है बीजामृत, देन मल्चिंग एंड बाप्सा। ये सुभाष पालेकर द्वारा ये इसको इंट्रोड्यूस किया गया था जिनको बाद में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसमें जो जीवामृत होता है एक फर्मिनेटेड मिक्सचर होता है किसका, काउडंग का, यूरिन का, जैगरी गुड़ का, फल्सिस फ्लोर का, वाटर एंड फर्म बर्न का। ये एक तरीके का फर्टिलाइज़र नहीं होता बल्कि ये सोर्स होता है 500 करोड़ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, जो कि इसके लिए जो नॉन अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स में। देन सेकंड है बीजामृत। जो बीजामृत मीन्स सीड, जब सीड को बोने से पहले उसको मिक्स ऑफ देसी काउ डंग, यूरिन, वाटर, बर्न सॉइल एंड लाइम के थ्रू उसका ट्रीटमेंट किया जाता है बीजामृत पे। सेकंड में क्या होता है मल्चिंग, थर्ड में मल्चिंग जिसमें एक जो लीव्स होती है उनकी लेयर को फार्म के अंदर बिछा दिया जाता है जो कि कंजर्व करता है सॉइल की मॉइस्चर को, और इसके अराउंड जो टेम्परेचर की कंडीशन पैदा करता है 25 से 32 डिग्री सेल्सियस तक, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उनकी जॉब परफॉर्म करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा जो बाप्सा होता है वो वाटर को मॉइस्चर एयर बैलेंस के लिए सहायता करता है। इसका भी वही ऑब्जेक्टिव है जो कि मल्चिंग का है। इसके बाद देख लेते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बेनिफिट्स क्या हैं। इसके सोशल बेनिफिट्स तो है ही हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी इसके हैं। जो फार्मर हैं हमारे जो स्मॉल होल्डर फार्मर हैं, जो कि ये इकोनॉमिक वाइबल एक फार्मिंग है जिससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो ये फार्मर की कॉस्ट को रिड्यूस करता है क्योंकि उनको इसमें एक्सटर्नल इनपुट्स जो होते हैं वह परचेज नहीं करने पड़ते, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह उनको परचेज नहीं करने पड़ते। इसके अलावा थर्ड में कहा गया है कि जो काउडंग है वो काफ़ी इसके मिरेकुलस इफ़ेक्ट देखने को मिले हैं, जो कि जो सॉइल होती है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू को काफ़ी इनरिच कर देता है। जो काउडंग है वह 1 ग्राम काउडंग में 300 से 500 करोड़ तक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करते हैं ड्राइड बायोमास को कन्वर्ट करने के लिए न्यूट्रिएंट्स में, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी होते हैं। फोर्थ हम देख लेते हैं जीरो बजट जो नेचुरल फार्मिंग है वह ओनली 10% वाटर एंड 10% इलेक्ट्रिसिटी की उसको ज़रूरत होती है, जो कि जिस तरीके की एग्रीकल्चर हम अभी कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में। इसके बाद हम देख लेते हैं गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव लिए हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए, उसको देख लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए एक परंपरागत कृषि विकास योजना इंट्रोड्यूस की गई 2018 में अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में के अंतर्गत। इसमें जो रिवाइज गाइडलाइन अभी 2018 में आई परंपरागत कृषि विकास योजना की, जिसके अंतर्गत कहा गया है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में नेचुरल फार्मिंग, ऋषि फार्मिंग, वैदिक फार्मिंग, काऊ फार्मिंग, होमा फार्मिंग एंड जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है। इसमें स्टेट अपने फार्मर्स की चॉइस के अनुसार उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई कि वे इनमें से किसी भी तरीके की ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना सकते हैं।
जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कंसीडर किए जाते हैं स्टेट लेवल सैंक्शनिंग कमेटी के अनुसार, और स्टेट की उनकी चॉइस के अनुसार। वहाँ के फार्मर जिस तरीके की चॉइस होती है उसके अनुसार स्टेट लेवल सैंक्शन कमेटी ऑर्गेनिक फार्मिंग को वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर देती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के मार्तंड सन टेम्पल के बारे में। उसके बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है कि मार्तंड सन टेम्पल बनवाया गया था कारकोट डायनेस्टी के ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा। सेकंड में कहा गया है कि जो टेम्पल है वह नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर का पार्ट है। देन थर्ड में कहा गया है कि ये जो टेम्पल डेडिकेट है विष्णु सूर्य को। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। इसका जो आंसर है वह फर्स्ट एंड थर्ड ओनली है, सी आंसर इसका है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है वह नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर ना होकर यह एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है जिसको कहा जाता है कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। जो मार्तंड सन टेम्पल है वो बिल्ड किया गया था कारकोट डायनेस्टी के ललितादित्य मुक्तापीठ के द्वारा, जिन्होंने रूल किया था कश्मीर पे 725 एडी से 753 एडी तक। ललितादित्य थे, उन्होंने अपनी कैपिटल पारसीपुरा भी डेवलप की थी जिसके अवशेष आज भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो टेम्पल है वह एक विष्णु सूर्य को डेडिकेटेड है और ये 3 डिस्टिंक्ट चैम्बर में बटा हुआ है। फर्स्ट है इसका मंडपा, देन सेकंड है गर्भगृह एंड थर्ड है अंतरालय, जो 3 चैम्बर के रूप में इसमें बटा हुआ है। साथ ही साथ जो एक यूनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है वह है कश्मीरी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि गंधार शैली से इन्फ्लुएंस है। इसके ये है जम्मू कश्मीर का मार्तंड सन टेम्पल। इसके पिक्चर आप देख सकते हैं। थर्ड हम देख लेते हैं। ये 3 स्टाइल होती है टेम्पल आर्किटेक्चर की, जिसमें फर्स्ट है नागरा स्टाइल, सेकंड है द्रविड़ स्टाइल एंड थर्ड है बेसर स्टाइल। जो नागरा स्टाइल है ये नॉर्दर्न इंडिया में टेम्पल आर्किटेक्चर है। द्रविड़ स्टाइल है सदर्न इंडिया का टेम्पल आर्किटेक्चर है, और जो बेसर स्टाइल का जो आर्किटेक्चर है नागर और द्रविड़ दोनों का मिला जुला रूप इसमें देखने को मिलता है। और इस तरीके के जो टेम्पल आर्किटेक्चर के मंदिर आपको भुवनेश्वर में कोणार्क का सूर्य मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम नागर स्टाइल एंड द्रविड़ स्टाइल के बीच में कुछ डिफरेंस देख लेते हैं। इसमें ये नॉर्दर्न इंडिया में हो गया, ये सदर्न इंडिया में हो गया। इसके अलावा जो इसमें होते हैं मल्टीपल शिखर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें केवल एक ही शिखर होता है। इसके अलावा जो इसमें जो टावर होते हैं वह भी मल्टीपल होते हैं, लेकिन इसमें एक ही टावर होता है। इसके अलावा इसमें जो सेंट्रल टावर होता है वह एक कर्विलिनियर होता है, कर्विलिनियर शेप में होता है, जबकि जो इसका जो टावर होता है, जो सेंट्रल टावर होता है वह एक पिरामिड शेप में होता है। जो नागर स्टाइल का जो प्रोमिनेंट फीचर है वह इसके एक शिखर हैं, जबकि द्रविड़ स्टाइल का जो एक प्रोमिनेंट फीचर है वह इसके जो गोपुरम हैं वह एक विशाल द्वार के रूप में हुआ करते थे। इसके अलावा जो इसका जो एंट्रेंस होता है नागर स्टाइल के टेम्पल्स में, उसमें गंगा एंड यमुना को पर्सोनाइट फॉर्म में डिपिक्ट किया जाता है, जबकि इसके द्वार पे आप जाएंगे द्रविड़ स्टाइल के टेम्पल पे तो वहाँ पे आपको द्वारपाल्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें टेम्पल बाउंड्रीज़ को, नागर स्टाइल में टेम्पल बाउंड्रीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, जबकि इसमें टेम्पल बाउंड्रीज़ को काफ़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इसमें जो पेडिस्टल होता है, मतलब प्रदक्षिणा पथ होता है, वह ग्राउंड से थोड़ा ऊपर बनाया जाता है, किसमें नागर स्टाइल में, जबकि जो द्रविड़ स्टाइल होती है उसमें जो प्रदक्षिणा पत्र जिस पर परिक्रमा करते हैं लोग वह ग्राउंड पर ही होता है। इसके अलावा जो डाइटिस, मतलब इसमें जो भगवान की जो मूर्ति होती है वह इनसाइड होती है, जबकि द्रविड़ स्टाइल में जो डाइटिस की जो मूर्ति होती है वह आउटसाइड होती है। तो ये हमने डिफरेंस देखे नागर एंड द्रविड़ के बारे में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें नगोर्नो कराबाख रीजन के बारे में कुछ 2 फैक्ट दिए गए हैं, उसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फर्स्ट में कहा गया है कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड किया गया है नगोर्नो कराबाख रीजन को एज अ पार्ट ऑफ द अजरबैजान,
और सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो कैस्पियन सी इसके ईस्ट में लगता है, किसके, नगोर्नो कैराबाख रीजन के। तो इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं, इसका जो आंसर है वह फर्स्ट ओनली है। इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि जो ईस्ट रीजन में लगता है, ये गलत स्टेटमेंट है। इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स देख लेते हैं। जो नगोर्नो कैराबाख रीजन है एक माउंटेनियस एंड हेवीली फॉरेस्टेड रीजन है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से अजरबैजान का पार्ट है। इसमें जो एथनिक अर्मेनियन जो रहते हैं, जो कि यहाँ की वास्ट मेजॉरिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, उन पॉपुलेशन ने यहाँ का जो अजेरी रूल है, अजेरी रूल कहाँ का रूल है, लीगल सिस्टम ऑफ अजरबैजान है, उसको मानने से इनकार कर दिया है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। अजरबैजान जो ट्रूप्स थे वो इस रीजन से 1990 में बाहर निकाल दिए गए थे बाय द एथनिक आर्मेनियन के द्वारा, और एथनिक आर्मेनियन का ही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है, और ये एथनिक आर्मेनियन को सपोर्ट करती है आर्मेनिया की गवर्नमेंट। अब इस रीजन की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अजरबैजान जो है वो एक एनर्जी रिच कंट्री है, जिसने के पास कई सारे गैसेस एंड ऑयल्स के रिजर्व हैं। तो ये दूसरे देशों को, टर्की एंड यूरोप में जो गैस एंड ऑयल का एक्सपोर्ट करता है बाय द कॉकेसस रीजन। कॉकेसस रीजन आपको ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी के बीच में देखने को मिल जाएगा। तो इस रीजन से वह जो एक्सपोर्ट करता है उसमें कई सारी गैस पाइपलाइन बिछी हुई हैं फॉर टर्की एंड यूरोप के लिए। तो और ये जो गैस पाइपलाइंस हैं वह पास होती हैं कॉन्फ्लिक्ट जोन, जो कि नगोर्नो कैराबाख रीजन है, विद इन द 16 किलोमीटर ऑफ दैट बॉर्डर। तो अगर फ्यूचर में कभी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में अगर वॉर होती है तो इन जो पाइपलाइन को काफ़ी खतरा हो सकता है, उन पर टारगेट किया जा सकता है आर्मेनिया के द्वारा। तो इस तरीके का डर अजरबैजान को रहता है, इसके कारण से ये अजरबैजान के लिए एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस रखता है ये रीजन। इसके बाद हम इसका मैप देख लेते हैं। ये अजरबैजान है, ये कैस्पियन सी, और ये आपको आर्मेनिया देखने को मिल जाएगा। ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये नगोर्नो कैराबाख रीजन है, ठीक है, और ये कैस्पियन सी से नहीं लगता है इस साइड में। ये दोनों के बीच में आप ये मैप देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी जेनेसिस के बारे में। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनका प्री सोवियत एरा में इसके जेनेसिस देखने को मिलते हैं, प्री सोवियत एरा में। इसमें 1921 में जब ये किसका मीटिंग पॉइंट था, ओटोमन रशियन एंड पर्शियन एम्पायर का एक मीटिंग पॉइंट हुआ करता था नगोर्नो कैराबाख रीजन। 1921 में क्या हुआ, अजरबैजान एंड आर्मेनिया पार्ट बन गए किसके, सोवियत गणराज्य के, एक सोवियत गणराज्य बन गए। एंड इसके बाद क्या हुआ, नगोर्नो को किसको दे दिया गया, नगोर्नो रीजन को दे दिया गया अजरबैजान को। और इसमें जो चुनाव लड़ने वाला जो क्षेत्र था उसको क्या दे दी गई, ऑटोनॉमी, उसको ऑटोनॉमी दी गई जहाँ पर चुनाव लड़े जाने थे। इसके बाद क्या हुआ, 1980 में जब सोवियत कमज़ोर हुआ तब यहाँ पे सेपरेटिस्ट विचारधारा बढ़ने लगी, और वह इससे जो अजरबैजान था उससे अलग होने के लिए मांग करने लगी। तो इसको 1988 में इसको जो ऑटोनॉमी थी इसकी जो दी गई थी, इसको नगोर्नो कैराबाख रीजन को, उसकी ऑटोनॉमी को भंग कर दिया गया। इसके बाद है ना, यहाँ पर जो मतदान होने थे लेकिन अजरबैजान के द्वारा उसको दबा दिया गया। और इसके बाद दोनों के बीच में काफ़ी सैन्य संघर्ष हुआ, आर्मेनिया के जो एथनिक थे उनके बीच में और अजरबैजान की आर्मी के बीच में। और ये आर्मेनिया के जो एथनिक थे उनको बैकअप था आर्मेनिया की गवर्नमेंट का। तो ये युद्ध शुरू हुआ और 1994 तक ये युद्ध चलता रहा, सीज फायर तक। इसमें रशिया ने बीच में मध्यस्थता की। जैसे ही सीज फायर की स्थिति तक जब युद्ध पहुंचा तब तक आर्मेनिया के जो एथनिक ग्रुप थे इसके कब्जे में आ चुका था नगोर्नो कैराबाख रीजन, और तभी से ही इसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बना हुआ है। अभी मई 2022 में भी इस तरीके के दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में देखने को मिले थे। अब बात कर लेते हैं इसमें भारत का क्या रोल है। देखिए, भारत ने आर्मेनिया के साथ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है 1995 में। तो इससे क्या होता है कि भारत
अजरबैजान का नगोर्नो कैराबाख रीजन में साथ नहीं दे सकता, मतलब उसको प्रोवाइड नहीं करा सकता मिलिट्री या असिस्टेंस। इसके अलावा जो अजरबैजान में हमारे भी कई सारे इन्वेस्टमेंट हैं, ONGC OBL ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है ऑयल फील्ड प्रोजेक्ट्स में। साथ ही गेल भी अभी एक्सप्लोर कर रही है वहाँ पे पॉसिबिलिटी फॉर LNG के लिए। साथ ही साथ एक इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसमें भी भारत और अजरबैजान एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। यह अस्तित्व में आया 2000 में, किसके बीच में? इंडिया, ईरान एंड रसिया के बीच में। ये एक रूट लिंक है किसके बीच में? इंडियन ओशन एंड पर्शियन गल्फ एंड कैस्पियन सी। कहाँ तक? आपका सेंट पीटर्सबर्ग तक। इसमें जो 7200 किलोमीटर का ये रूट रहेगा, 7200 किलोमीटर का ये रूट रहेगा। इसमें ये मल्टी मोड में होगा, जिसमें आपका रेल रूट होगा, शिप रूट होगा एंड रोड रूट होगा। इसका जो इम्पोर्टेंट एम है वह है कनेक्टिविटी को इंक्रीज़ करना। अभी जो ट्रेडिशनल रूट है इतना हमें यहाँ पर होके जाना पड़ता है, जबकि अगर ये रूट तैयार हो जाएगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो ये शॉर्टेस्ट रूट हो जाएगा फॉर द ट्रांसपोर्ट। और इसमें जो रीजन है वो इंडिया है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, अजरबैजान है, रसिया है, सेंट्रल एशिया है एंड यूरोप इसके अंतर्गत शामिल हैं। तो ये 7200 किलोमीटर का क्या है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो कि जिसने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए हैं फॉर फाइनेंशियल क्राइम्स एंड टेररिज्म को एड करने वालों के लिए। इसके अलावा सेकंड में कहा गया है कि ये इस्टेब्लिश किया गया था जुलाई 1989 में ऑन द समिट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन पेरिस टू एग्जामिन द डेवलप मेजर टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो ये 2 स्टेटमेंट हैं, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वह करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वह रॉन्ग है, क्योंकि जो इसमें यूनाइटेड नेशन की पेरिस समिट की बात की गई है वह यूनाइटेड नेशन की पेरिस समिट में इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, बल्कि G7 की पेरिस समिट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। चलिए देख लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1989 में G7 समिट ऑफ द पेरिस में। ठीक है, ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो प्रिवेंट करती है इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइम्स और एड टू टेररिज्म को रोकने के लिए। इसके अलावा जो OECD का हेडक्वार्टर है वह पेरिस के अंतर्गत है। इंडिया इसका मेंबर है 2010 से। इसके अंतर्गत ये 2 लिस्ट होती हैं, ग्रे लिस्ट एंड द ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट उनके लिए होती है जो कि सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग को, जिसमें अभी पाकिस्तान को शामिल किया गया है। इसके अलावा जो ब्लैक लिस्ट क्या होती है, जो नॉन कोऑपरेटिव जो कंट्रीज़ होती हैं फॉर द टेररिस्ट के लिए, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और जो टेररिस्ट जो कंट्री होती हैं उनके लिए ये ब्लैक लिस्ट में उन कंट्री को डाला जाता है जो कि टेरर फाइनेंसिंग करती हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करती हैं, इस तरीके की एक्टिविटी में ये संलग्न रहती हैं। तो इसमें जो है वह ईरान एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया को इसमें शामिल किया गया है ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में 2 कंट्री हैं, ईरान है और आपका नॉर्थ कोरिया शामिल है, जबकि ग्रे लिस्ट में आपका पाकिस्तान और भी कई कंट्री इसके अंतर्गत शामिल हैं। FATF में अभी करेंटली 37 मेंबर हैं और 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन इसकी मेंबर हैं पूरे ग्लोब में। इसके अलावा जो FATF के जो प्रेसिडेंट हैं, जो सीनियर ऑफिशियल हैं, अपॉइंट किए गए हैं T राजा कुमार, जो कि सिंगापुर से आते हैं। इनका जो 2 ईयर का टर्म रहेगा 2024 तक। ये 37 कंट्रीज़ की मैपिंग लिस्ट है, मैप पे लोकेशन है जिसको आप देख सकते हैं। ये था हमारा सेशन। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। प्लीज़ स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।